अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। आज भी मैं ही आपके साथ हूँ क्योंकि सरवत की आज भी तबीयत थोड़ी सी ख़राबी है। वैसे आज कराची में बड़ी शदीद कुछ ठंड मुझे महसूस हो रही है, लेकिन मेरे कोलीग्स कुछ उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं नॉर्मल है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो टेम्परेचर आपको बताएंगे कि क्या शायद 9 या 8-9 के करीब चल रहा है। शो अच्छा जा रहा है आपके फीडबैक के मुताबिक, और आप हमारे शो के सेगमेंट्स को पसंद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात जब मैंने कही दी है शो से मुतालिक, तो अच्छी बात आज की यह है कि लूजिंग इज टेम्परेरी बट गिविंग अप इज व्हाट मेक्स इट परमानेंट। यानी आप अगर हारते हैं, वक्ती तौर पर हारते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो वो असल हार होती है, वो फिर दायमी हार हो जाती है। ज़हनी तौर पर आप हार चुके होते हैं और फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़िंदगी में जो भी खेल खेलें आप उसमें हमेशा तैयार रहें कि कोई भी उसके नतायज हो सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और अगर जीत जाएं तो जीत को सेलिब्रेट करें बड़ी एक कहते हैं ना कि मॉडेस्टी के साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। और अगर हार जाएं तो उसको भी तस्लीम करें और अपने अंदर जो खामियां हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये हमारी आज की अच्छी बात हो गई। अच्छी बात के बाद हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली हमारी टॉप स्टोरी ये कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया ये बिल पर डट गया हो, और एक मीटिंग हुई थी, कल हमने आपको बताया था, और बड़ी अहम मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बिल मंजूर हो चुका है, अब इस पर दस्तखत होने चाहिए। यानी कोई ऑप्शन नहीं है कि अब इस बिल पर दोबारा से बातचीत की जाए और उसमें अमेंडमेंट की जाए। बिल पर कोई एतराज़ था तो हमें बताते, हम बैठकर बात कर लेते। यानी वो कह रहे हैं कि पहले ये सब कुछ हो सकता था, अब इसका वक्त नहीं है, अब इसको मंजूर करना है, इसको नाफिज करना है। सदर आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं है, वो भाई हैं। 26वीं तरमीम के वक्त वादा किया गया बिल पास करेंगे, किसी किस्म की मनफी बात नहीं करना चाहते। हमारी शिकायत हुकूमत से है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी खिताब किया और बोले वहाँ कि हालात बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं है। मदारिस बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और इस पर जो रिस्पॉन्स भी आ रहा है, अल्लामा ताहिर अशरफी वो ये कह रहे हैं कि जैसे कल भी मौक़िफ़ हमने लिया हुकूमत की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि 10 में से जब 15 में से जब 10 एक तरफ है और वो कहते हैं कि वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, तो फिर अगर मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड्स हैं तो पहले वो तमाम 15 जो बोर्ड्स हैं उनके साथ मुलाकात करके अपने मामलात को हल करें। और अगर कोई जल्दी में ये पास हो भी गया, अगर फ़र्ज़ कीजिए, तो उसमें अगर तरमीम लाई जा रही है, बेहतरी के लिए लाई जा रही है, तो उसमें मिलकर साथ बैठें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को भी सामने रखें, उनको दूर भी किया जाएगा। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है कि तहरीक इंसाफ पहले 9 मई पर माफी मांग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो कि हॉक्स में से हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वो हमेशा ऐसे ताबड़तोड़ हमले करते हैं ओपोनेंट्स पर, तो उन्होंने कहा कि भाई क्लियर बात यह है कि पहले 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए। मुज़ाकरात के लिए उन्होंने ये शर्त भी रख दी, और उन्होंने मुज़ाकरात से मुतालिक ये भी कहा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान जो फैसला करेंगे, पहले उनके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो मुज़ाकरात चाहते भी हैं या नहीं। और इसी को अगर जोड़ा जाए शेर अफजल मरवत के बयान से, तो शेर अफजल मरवत भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे पिछले महीने की, जो 24 और 26 के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे हमारे, लेकिन फिर उसके बाद डी चौक जाने पर हम डटे रहे, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में रखना हुआ। तो वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। फिर शेर अफजल मरवत ने इसकी भी बात की कि बानी पीटीआई ने यह बयान देकर भी अभी थोड़ा मुज़ाकरात को रोका है कि सब रल मिल के, यानी एक साथ इकट्ठे होकर, अब लग ऐसा रहा है कि ऑपोजिशन और हुकूमत मिल के बड़े मज़े के साथ पुरसुकून हालात में बैठे हुए हैं। तो ये सारे बयानात आ रहे हैं। अब इस सिलसिले में उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि हुकूमत से बातचीत का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं है। स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद दिखाई देते हैं, और बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि बातचीत की ऑफर मौजूद है, उम्मीद है 1-2 दिन में इससे मुताल्लिक पेशरफ्त कोई हो जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम अब खत्म होना चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से इबाहम का शिकार नहीं है, और कॉल पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। तो सिविल नाफरमानी की कॉल अभी है, यानी ये एक ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि मुल्क की मईशत मुस्बत जोन में आने लगी है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी रेट 15 से कम होकर 13% पर आ गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई
4.9% पर आ गई है। ये महंगाई अशय खुरोनोश की महंगाई है, ये कौन सी महंगाई है ये देखना होगा। 4.9% पर ये कहा जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ से। शरह में मजीद कमी की तवक्को है। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। एलामी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं बार स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई यानी महंगाई के बारे में बताया जा रहा है। तो अब ये जो 2% कम की गई है, इसमें यह भी खबर आ रही है कि मजीद भी अब जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आइंदा होगा तो इसमें मजीद कमी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर यह कि अवाम महंगाई की सोचों में है, यानी महंगाई से परेशान है, महंगाई के से जूझ रहे हैं, अपना बजट बनाने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो दूसरी तरफ अरकान पंजाब असेंबली मौजों में है, यानी वो इंजॉय कर रहे हैं, उनके इंक्रीमेंट्स भी लग रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। तो पंजाब में हुआ यह है कि स्पीकर, एमपीएस और वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर हो गया है। जनाब, स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से 9,50,000 रुपए हो गई है। अच्छा, मुझे यकीन इस बात पे नहीं है, वैसे तो महंगाई तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन ये जो जिस नंबर से, जिस रेट से ये बढ़ी है तनख्वाहें, ये बड़ी अमेजिंग है। यानी कि इससे पहले थी तनख्वाह 1,25,000 और अब 9,50,000 रुपए हो गई है। इसी तरह सूबाई वजीर को 1 लाख के बजाय अब 9,60,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। एमपीए की तनख्वाह 76,000 रुपए, वैसे 76,000 भी कम थी है, लेकिन जो बड़ी है 4 लाख रुपए वो तनख्वाह कर दी गई है। तो ऑस्टेरिटी ड्राइव हुकूमत की तरफ से दावे इसके किए जाते हैं कि सादगी अपनानी चाहिए, हम अपने खर्चे कट ऑफ कर रहे हैं, जो एडिशनल वजारतें हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। अब ये ऑस्टेरिटी ड्राइव से मेल नहीं खाती ये बात, यानी ये मैच नहीं कर रही चीज़ कि आप तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं ऐसे मौके पर जब आप पेंशनर्स के मामलात जिस तरीके से ख़राब होते जा रहे हैं, फिर जो तालीम के महकमे में आप पेंशन का निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं उसको मुख्तलिफ तरीके से ला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप, तो इस पर ही तनख्वाहें बढ़ाना ज़रा समझ से बाहर आता है। लेकिन अगर कोई हुकूमत की तरफ से वज़ीर आएगा पंजाब की तरफ से और उसको जस्टिफाई करेगा तो बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म इसके लिए हाजिर है, मोस्ट वेलकम। आगे लास्ट हमारी टॉप स्टोरी यह है कि आईसीसी की तारीख पे तारीख दी जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी नहीं हो सका है, ऐलान आज मुतवक्के है, कहा यह जा रहा है। पाक साउथ अफ्रीका पहला वनडे मैच भी आज खेला जाएगा। कौमी टीम का फोटोशूट हुआ है, दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। अब इस मैच पर भी सबकी नजरें होंगी। साउथ अफ्रीका एक बड़ा मजबूत ओपोनेंट है और साउथ अफ्रीका को हराने के लिए आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना होगी, ऑलराउंड क्रिकेट खेलना होगी, यानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी आप साउथ अफ्रीका को जेर कर पाएंगे। T20 में ऐसा नहीं हो सका। T20 में बड़ी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, एक दो परफॉर्मेंस के अलावा जिसमें हमारे यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन भी परफॉर्म रियली वेल और बहुत अच्छा उन्होंने खेला इसमें। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। आगाज हम शो का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हुए ही करेंगे, क्योंकि इस पर इबाम बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त करीब आता जा रहा है। शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हो सका है। पाकिस्तान में तो तैयारियां हो रही हैं, पाक भारत मैच से मुताल्लिक बड़ी बातें हो रही हैं, कहाँ होगा पाक भारत मैच, हाइब्रिड मॉडल पर होगा, अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया जा सका है। लेकिन खबरें ऐसी भारतीय मीडिया की तरफ से आ रही थी कि भारत राजी हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा। लेकिन देखिए, वहां पर एक सबसे जो अहम पॉइंट है उस पर क्या भारत राजी हुआ है या नहीं, कि जब पाकिस्तान आईसीसी इवेंट में जाएगा, 3 साल तक पाकिस्तान जब किसी भी इवेंट में जाएगा, भारत में जो इवेंट होगा, तो पाकिस्तान क्या वहां पर खेलेगा, और उसके सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान पहुंचना है तो क्या पाकिस्तान भारत के अंदर खेलेगा या फिर पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू मिलेगा, इस पर ही चीजें अटकी हुई हैं। तो आज के मैच पर भी बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शब्बीर मौजूद है और सियासत के मौसम का अहवाल भी देते हैं, क्रिकेट की बात भी करते हैं। बड़ा मजा आता है उनसे क्रिकेट की बात करके। अब्बास, बताएं भाई, क्या आपके पास इतलात आ रही हैं, आपके दोस्त कुछ अगर भारत में है, सहाफी, जर्नलिस्ट जिनके पास इनसाइट है, वो क्या बता रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक, कहिए। देखें, चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला तो आइंदा दिनों में आ ही जाना है और मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान की बड़ी जीत है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना फर्म स्टांस आईसीसी के सामने रखा है, बीसीसीआई को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया है, क्योंकि बीसीसीआई में ही अब आप देखें कि आईसीसी, बीसीसीआई, अब संजय जयशाह पहले सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, अब वो आईसीसी को हेड कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पहले की तरह नहीं है। जिस तरह एशिया कप में हम हाइब्रिड मॉडल पर गए थे, हमारी टीम एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करती थी, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में,
तो उससे हमारी जान छूटी है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये इंडिया को बड़ा नुकसान होगा, ये क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए था। ठीक है, वो नहीं आ रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी जीत है। जिस तरीके से हमने अपना स्टैंड रखा है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आईसीसी से मनवाया है, लेकिन अब सिर्फ शेड्यूल का इंतजार है, क्योंकि अभी तक जो जराए से खबरें चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया यानी इंडियन मीडिया को हम अब्बास, कोट कर रहे हैं, टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान की announcement जीत नहीं है, हुई। क्योंकि देखें पाकिस्तान अभी तो कुछ बात सामने नहीं आई है ना कि भारत क्या राजी हो गया है हाइब्रिड पर या नहीं हुआ है, या हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तो पता नहीं चला ना कुछ भी। देखिए, हम तो अभी इंडियन मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, और जो इंडियन मीडिया के जो आउटलेट्स हैं और जो लोग इस वक्त बात कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की, वो सारे बीसीसीआई की फीडिंग से और आईसीसी की फीडिंग से बात नहीं, लेकिन कर रहे हैं। इसको कंफर्म इससे नहीं पहले कर रहे हैं कभी भी वो, उन्होंने ये इसको बात- अब्बास इसको कंफर्म वो नहीं कर रहे हैं अभी भी कि ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में, इसमें अगर फाइनल और सेमीफाइनल का मामला होता है और पाकिस्तान पहुंचता है, तो इसको वो बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा या वो सेमीफाइनल फाइनल श्रीलंका में हो जाएगा। देखिए, इसको कंफर्म करना पड़ेगा उनको। अगर तो इस बार उन्होंने अपनी मनमानी है, उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, उन्होंने पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यूज पर मैच खेलने हैं, तो ये भारत भूल जाए कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है हम इंडिया जाकर खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे, क्योंकि देखें टिट फॉर टैट है। हमने अपने सारे जो बॉक्सेस थे वो टिक किए हैं गुज़िश्ता 2 सालों में। हमने वो सिक्योरिटी दी है तमाम इंटरनेशनल टीमों को जो सोच भी कोई नहीं सकता। हमने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। अगर भारत अब भी हड्डर्मी कर रहा है और सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये भारत क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सियासत और क्रिकेट। अच्छा, देखिए अब्बास, हमारे हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे अब तो, क्योंकि आईसीसी का बड़ा एक ये टॉपिक ऐसा है कि सब जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ भारतीय सहाफी भी होते हैं और बड़ी अच्छी उनसे बात होती है, बड़े तरीके से वो बात करते हैं और खबर भी देते हैं अंदर की। यानी भारत, हमारे ऊपर तो कहा जाता है, हमारे ऊपर बड़े इल्जामात लगते हैं, भारत में भी इन्फ्लुएंस तो है ना। देखें, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है और बरमला वो इसका इजहार करते हैं कि है स्पोर्ट्स, ये क्रिकेट है, लेकिन इन्फ्लुएंस हुकूमत का है, हुकूमत डिक्टेट करा रही है। तो इसका मतलब उनका बोर्ड भी आजाद तो नहीं है ना, वहां भी ऐसी डिक्टेशन लेके वो काम कर रहे हैं। देखिए, उनके प्लेयर्स भी, जो अंदर की बात है, वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उनके जो फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़े क्रिकेट के जरिए। लेकिन जहां तक आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, इसमें हुकूमतें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान ने भी ब्रेक थ्रू किया 2012 में, हुकूमत की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद उस वक्त के चेयरमैन ने हुकूमत पाकिस्तान को कन्विंस किया कि हम इंडिया जाके खेलते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हैं। 2016 में हम गए, 2023 का वर्ल्ड कप हमने वहां पर जाकर खुद देखा, वहां पे लोगों की, और देखिए अब्बास, ये भी हम दोनों इस बात को भी का... वाजे करें, लोग सुन रहे हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव पर्पसेस के लिए है, यानी हम क्रिकेट के फरोग के लिए इन्वॉल्वमेंट हमारी है हुकूमत की। हम चाहते हैं कि दोनों टीम्स खेलें। पाकिस्तान ने तो इतना एडजस्ट किया कि भारत जाकर खेला, कितनी दफा हमने खेला जाकर, तो ये बड़ा फर्क है दोनों इन्वॉल्वमेंट्स में। देखिए, 3 मरतबा हम गए हैं भारत, और अब भारत की बारी है। 2 एशिया कप में भारत ने ये एग्री किया था कि हम पाकिस्तान आएंगे। 2023 वर्ल्ड कप में हम गए, ये बैक डोर्स के ऊपर ये एग्रीमेंट था। वहां पे अगर आपको याद हो कि उस वक्त ज़का अशरफ साहब ने जय शाह से अहमदाबाद के अंदर मुलाकात की थी, भारतीय हाई ऑफिशियल से मुलाकात की थी। ठीक है, कोई रिटन एग्रीमेंट हमारा साइन नहीं हुआ था, लेकिन देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर आप रिटन एग्रीमेंट्स के ऊपर बात कर लें तो फिर सियासत और क्रिकेट के अंदर क्या फर्क होगा। क्रिकेट के अंदर कमिटमेंट्स होती हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी का तरीकेकार यही होता है कि कहीं ना कहीं आपको बर्फ पिघलाने के लिए हाथ आगे करना पड़ता है। पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिवली क्रिकेट के जरिए हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने हमेशा बिल्कुल माहौल देखे, माहौल बनाने के लिए, गुडविल के लिए ऐसी चीज को आप इस्तेमाल करते हैं जो दोनों तरफ जाहिर है जिसको यानी लाइक भी किया जाता हो। अच्छा, अब जरा हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के वनडे की बात करें। अब्बास, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, यानी बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेला T20, लेकिन खैर सीरीज हम हार गए। मैं असल में बहुत बात करना चाह रहा था साइम अयूब की परफॉर्मेंस की। अगर हमारे पास ग्लिम्सेस उसके भी है ना साइम अयूब के, जरूर दिखाइएगा क्या उस लड़के ने परफॉर्म किया है। मतलब ऐसी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है कि पॉन्टिंग वगैरह की याद आ गई जब वो अर्ली अपनी उसमें थे। खैर पॉन्टिंग तो राइट हैंडेड थे, लेकिन
चारों तरफ मैदान के उसने शॉट्स के लिए। आप क्या कहेंगे साइम की बैटिंग पर? देखिए, असल मुद्दे के ऊपर आप आए हैं और आपने कहा कि पाकिस्तान टीम बड़े पैचेस के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया जोहेब भाई, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। आप देखें कि हमने एक साल में 4 कोचेस तब्दील किए। मिकी आर्थर के बाद हफीज के बाद गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी। आप इंटरनेशनल कोचेस को मिनते करके पाकिस्तान लेकर आते हैं और फिर आप उनके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। आप उनको इख्तियारात नहीं देते, जो कमिटमेंट्स हैं वो आप पूरी नहीं करते। क्योंकि मैं पहले दिन से ये बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है। जिन लोगों के पास इंटरनेशनल क्रिकेट है उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास मार्केटिंग की डिग्रीज हैं, वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये जो कोचेस का बहरान पाकिस्तान के अंदर है, गैरी कर्स्टन दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, इंडिया के वो कोच रहे। जेसन गिलेस्पी आप देख लें, कितनी मिन्नत तरला आप उसको कर लेकर आए। और आप देखिए गिलेस्पी का बयान अब्बास आपने भी पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि बस मैं तो सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस के लिए आया हूं, यानी मैच से पहले मैं कैचिंग प्रैक्टिस कराता था, किसी फैसले में मेरे साथ मुशावरत नहीं की गई। ये गिलेस्पी ने बयान दिया। देखिए जोहेब, आप इंटरनेशनल कोचेस को कितनी मुश्किल से लेकर आते हैं, मिन्नता तरला करके लेकर आते हैं और आप उनके साथ एक सीरीज के बाद जब आपको रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह ली, वो भी जेसन गिलेस्पी की मेहनत का नतीजा था। उसके बाद जहां पर सिलेक्शन के इख्तियारात की बात होती है, नई सिलेक्शन कमेटी आती है, वो कहती है कि इख्तियारात कोच को नहीं देने, इख्तियारात हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे चले अब्बास, ये तो मैनेजमेंट की बात हो गई। अब जरा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं ना, वो भी दिलचस्प है और लोग ये भी सुनना चाहते हैं। भाई 3 हमारे पास बैट्समैन अगर कहा जाए अभी फिलहाल हैं। बाबर आजम कहां लैग कर रहे हैं, बाबर आजम कंसंट्रेशन नहीं है उनकी, नेट प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। रिजवान तो चले छोड़ ही देना, उनका हमें पता है कि पोटेंशियल कितना है, वो बेचारे पोटेंशियल पे ही खेलेंगे अपने, इससे ज्यादा तो नहीं खेल सकते, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए उनसे। साइम की भी बात करनी है आपने, इसके बगैर मैं जाने नहीं दूंगा आपको। बेहतरीन, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नहीं देखें, साइम जो है वो कमाल स्टाइलिश प्लेयर है। जिस तरीके से आपने उसको तशबीह दी, रिकी पॉइंटिंग, ठीक है राइट बैट्समैन है, राइट हैंडेड, लेकिन साइम जिस तरीके से चारों तरफ खेल रहा है और साइम को अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। साइम का जो बैटिंग नंबर है वो ओपनिंग है। आप बाबर और रिजवान को बार बार आजमा कर कितना आप बाबर और रिजवान को आजमाएंगे। बाबर बिल्कुल ऑफ कलर है। बाबर कप्तानी के बाद ये लग रहा था कि बाबर कोई बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस के अंदर किसी किस्म का कोई निखार नहीं आ रहा। रिजवान जो है वो T20 का बिल्कुल स्टफ नहीं है। आप अगर T20 में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में पाकिस्तान ने 17 T20 मैचेस हारे हैं। हमारा मुकाबला इंडोनेशिया, नेपाल, नमीबिया इन टीमों से रह गया है। उनकी शिकस्त जो है वो कम है, पाकिस्तान की शिकस्त ज्यादा हो चुकी है T20 में। आप T20 फॉर्मेट से हारे हैं। अब रिजवान साहब ने एक नया नारा लगाया है कि ठीक है हम T20 में परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वनडे के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। भाई साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना कोई इतना आसान काम नहीं है। और मोहम्मद रिजवान अब कहते हैं कि अब मैं खत्म हो गई है, अब हम हो गए, यानी हम से मुराद है बाबर आजम और रिजवान दोबारा से एक साथ हो गए। लेकिन परफॉर्मेंस किसी वो देखिए उन्होंने कोशिश की ना, पिछले T20 में उन्होंने कोशिश की कि दोनों ओपनर आ गए। भाई क्यों आ गए आप दोनों ओपनर जब साइम आपके पास मौजूद है? आप एक यंगस्टर को कह रहे हैं कि प्रेशर में खेलो आके वन डाउन, और हम जरा एंजॉय करेंगे वहां पर सर्किल के अंदर 2-4 30-40 रन बना के अपनी बैटिंग को बचाएंगे, ऐसे ही है। देखिए बाबर आजम ने हमेशा अपनी जाती इनिंग के लिए क्रिकेट खेली है। मुझे आप कोई रिकॉर्ड निकाल के दिखा दें कि बाबर आजम ने कोई विनिंग बैट कैरी किया हो, बाबर आजम ने पाकिस्तान को कोई बड़ी सीरीज जितवाई हो। मैंने तो जब भी बाबर आजम को बड़े मैचेस के अंदर देखा, 2023 वर्ल्ड कप बाबर आजम की वजह से हम हारे, 2024 वर्ल्ड कप हम बाबर आजम की वजह से हारे। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच जीत गए जिसमें जिम्बाब्वे की टीम आप देख लें कि क्या हाल है, उधर भी हम कह रहे हैं कि हम 2-1 से जीते। देखिए बिल्कुल अब्बास, ये तो बात सही है। बाबर और रिजवान से ना हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है। बाबर से मैं आपको बता रहा हूं कब बाबर सक्सेसफुल होगा, ये याद रखिएगा, बात बड़ा आसानी हो जाएगी हम सबके लिए। 5 रन अगर पर ओवर चाहिए या 4 रन चाहिए तो बाबर आजम आपको चेस करा सकता है, लेकिन अगर 6 रन 7 रन चाहिए पर ओवर तो आप भूल जाएं कि बाबर आजम आपको कोई मैच निकाल के देगा। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे, वो आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो ये बात हुई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच पर भी हमने बात की, आईसीसी पर भी हमने बात की, चैंपियंस ट्रॉफी पर। ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक पे जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो डस्ट पोल्यूशन की बात करेंगे। ये भी एक बड़ा अहम मसला है।
सूरज सही तरह नजर नहीं आता है, कभी कभार हमें लगता है कि शायद बादल आए हुए हैं, लेकिन बादल नहीं होते, वो डस्ट होती है। तो एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। डस्ट पोल्यूशन की हम बात करेंगे। मौसम सरमा का आगाज़ तो हो गया है, सर्दियां आ गई हैं। सर्दियां आने के बाद अगर बारिश हो जाए तो बारिश की वजह से ये जो सांस की बीमारियां हैं या दीगर नज़ला ज़ुकाम, ये जो सारी बीमारियां हैं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बारिश नहीं होती और डस्ट पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जाती है। कराची में सांस की बीमारियों में तेज़ी से इजाफा देखा गया, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता सालों के मुकाबले में मरीजों की तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। इस पर एक हमने पैकेज तैयार किया है, वो देखिए। और उसके बाद हमारे साथ प्रोफेसर सईद खान साहब होंगे, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। उनसे हम बात करेंगे। पैकेज देखिए पहले। कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ सांस की बीमारियों में इजाफा। माहिरीन सेहत में तशवीश की लहर दौड़ गई। मौसम सरमा में बीमारियां फैलने लगी। रवां बरस सांस के मरीजों की तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है। शहर की सड़कों की तामीर, दरख्तों की कटाई और जहरीले धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त ने हवा के मेयार को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसके नतीजे में सांस की बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के इन्फेक्शन और दीगर मसाइल में इजाफा हुआ है। आलूदगी के बारीक ज़रात की शक्ल में मौजूद मादे ने न सिर्फ फेफड़ों को मुतासर करते हैं, बल्कि ये दिल की बीमारियों का सबब भी बन सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में दम्मा, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया और COPD जैसे सांस के अमराज में 50% तक इजाफा हुआ है। अस्पताल में सांस की बीमारियों के केसेस में 25 से 30% तक इजाफा देखने को मिला है। खास तौर पर बच्चों में नमूनिया और बड़ों में COPD और दम्मा के केसेस बढ़ गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि संगीन सूरत हाल से निमटने के लिए आवाम को आलूदगी से बचाव के इक़दाम करने चाहिए, जैसे अच्छे मेयार के मास्क पहने और घरों या दफातर में हवा का मेयार बेहतर रखने की जरूरत है। पैकेज आपने देखा। प्रोफेसर सईद खान साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन पर वक्त दिया। बारिशों का ना होना और पोल्यूशन कितने बड़े ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सांस लेने में दुश्वारी, ये बीमारियां, अस्पतालों में रश बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे मौजू करने के लिए अपने प्रोग्राम में। क्लाइमेट चेंज या वेदर का जो इफेक्ट है दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे और इस वक्त कराची में जो वेदर चेंज हो रहा है और जिस तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। यकीनन ये अहम फैक्टर है और ये ऐसा फैक्टर है इसको रोका जा सकता था और रोका जा सकता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर जो हमने कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां सामने आ रही, जिसमें आलूदगी सरेपरस्त है, ट्रैफिक का अजदहाम है और धुआं छोड़ती हुआ गाड़ियां हैं। काफ़ी दुनिया भर में जगह जगह पे ये पॉलिसी इख्तियार की गई कि इलेक्ट्रिक कार या व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक इस पे कोई काम नहीं हो रहा। स्पेशली कराची की जो आबादी लगभग 3 करोड़ से बढ़ गई है और यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है और ज़्यादातर गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, जिसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो काफ़ी जहरीला होता है। और सर्दी की वजह से जो वेदर कंडीशन है इसमें पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से सांस की जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो दुनिया भर में और डेवलप कंट्रीज़ में माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे और गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इक़दाम उठाएँ जिसकी वजह से हमारी जो हवा है, आबो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें जहरीले मवाद जो है कम से कम हो और ये फ्रेश एयर अगर हम इनहेल करेंगे तो अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी कहिएगा कि गर्दो गुबार की वजह से दिल के अमराज में भी इजाफा हो रहा है, ये भी देखा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सारे लिंक्ड है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अब आप सांस खुली हवा में सांस लेंगे, साफ सुथरी ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो तमाम आपका जो जिस्म है, निज़ाम है वो बेहतर रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से प्रेशर बाकी निज़ाम पे भी पड़ता है, जिसमें दिल के अमराज भी यकीनन जो है वो बढ़ जाते हैं। जी, और इसमें ये कहिएगा कि ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, ये जो पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से है, इसका कितना किरदार है? 60-70% ये है कि अगर इस पर एक यानी वॉच रखा जाए और हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जाए तो हम एटलीस्ट बच सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी नहीं होगा, हम जल्दी इस पर काबू पा लेंगे।
बिल्कुल, ये 70% से ज़्यादा इसका जो शेयर है इस वक्त, जो फॉसिल फ्यूल है या जो पेट्रोल और डीजल के जलने से बुखारात या जहरीले मवाद खारिज होते हैं, इसका शेयर बहुत ज़्यादा है। और इस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है, और एक लॉन्ग टर्म इस पे पॉलिसी होनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी गाड़ियां हैं ये इलेक्ट्रिक कार्स में या अल्टरनेटिव एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना चाहिए। इस तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर करना चाहिए, कि बजाय कि हर बंदा अपनी गाड़ी निकाल के जाए, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, जिस तरह बाकी डेवलप्ड कंट्रीज और सिटीज में होता है कि एक बड़ी बस में या ट्रेन में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो बिल्कुल पब्लिक एक और चीज, शहरी एसओपीज क्या फॉलो करें, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसकी वजह से भी गर्दो गुबार है, बहुत से कराची के इलाकों में ऐसा है, तो क्या फॉलो हमें करना चाहिए एसओपीज के, इससे हम बच सकें? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी का एहसास है कि इनफरादी तौर पे हमें खुद अपने आप को बचाना है, घर वालों को बचाना है, जिसमें अगर हम बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, कूड़ा करकट जलाने से गुरेज करें, कोई कचरा बाहर ना जलाएं, और जो वेंटिलेशन है उसको बेहतर कर लें। अगर बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट सांस लेंगे तो बीमारियां फैलती चली जाएंगी। इस तरह अगर किसी को बीमारी है, सांस की बीमारी है, खांसी नज़ला जुकाम है, तो उसको अपने आप को महदूद रखना चाहिए, बजाय कि वो बीमारी दूसरे में वो फैलाता जाए, और हैंड शेक करें और क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करें। इसी तरह काफ़ी बीमारियों की वैक्सीनेशन अवेलेबल, इस तरह फ्लू वगैरह है, उसकी वैक्सीन बर वक्त लगानी चाहिए, और जिम्मेदार शहरी के नाते अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हम मजीद बिल्कुल जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, वैक्सीनेशन और मास्क लगाकर आप निकलें, और दूसरी तरफ आपने हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए जा सकते हैं उनके बारे में बताया। प्रोफेसर सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने राइजेंस दिया। तो ये डस्ट पोल्यूशन की हमने बात कर ली। अब हमारा सेगमेंट जो कि आप बहुत इसको पसंद भी करते हैं, जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज। एक ब्रेक लेना हमने चाहा, ब्रेक के बाद हम करेंगे ये सेगमेंट और बात करेंगे अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज। वेलकम बैक। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अब हम ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि एक अच्छे रोज़गार का ख्वाब लेकर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, अपना मुल्क छोड़कर जाते हैं और वहाँ जाकर बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, 2, 3, 4, 5 साल में स्टेबल होते हैं जाके, और फिर अपने मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ भी अपना भी नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। तो हमारे शो का हमेशा हिस्सा होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात होगी जर्नी ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि मुल्क से तो दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, और ऐसे ही एक पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है, अहमद अंजुम साहब, मकबूल अहमद अंजुम साहब, जो कि यूएई में हैं और रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि यूएई में बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, स्कोप है, पाकिस्तानीज़ भी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। क्या माहौल है, क्या हालात है पाकिस्तानीज़ के लिए भी, और आप क्या कुछ कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज करूंगा और दुआ है कि हमारा पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं 20 साल से यूएई में हूँ, और जब वहाँ पे गया था तो उस वक़्त यहाँ पे गाड़ी शाड़ी थी, छोड़ के गया और वहाँ जाके पैदल हो गया, बहुत स्ट्रगल की। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में तो है ना, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हर बंदा गाड़ी चला रहा होता है, कोई पूछता भी नहीं है। और जब आप यूएई में लैंड करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप बेकार हो गए, यानी कार थी और कार छोड़ के आगे बेकार हो गए। जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ियां हैं भी, तो बंदा चला नहीं ना, कभी भी नहीं चला सकते। हाँ, कभी भी नहीं। हाँ। और पैदल स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सही। और पहले वीजा प्रोसेस में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद ड्राइविंग स्कूल के लिए फाइल ओपन करनी है और उसकी ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो है वो टेस्ट होने हैं, बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरने। यानी वो ये ना, जैसे वो याद है ना आपको, वो जो लूडो में स्नेक एंड लैडर होता था,
आप 99 पे पहुंच गए और एकदम से स्नेक ने काटा है आपको और आप बिल्कुल नीचे, और यानी फ्रॉम दिस बिल्कुल जीरो पे आ गए, ऐसे ही होता है। जी, तो वो सही। क्या है कि एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, फिर आपने जाके गाड़ी लेनी है और फिर समझ ले कि जिंदगी कुछ आसान होगी पहले से। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दुबई गवर्नमेंट की, यूएई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए मैनर्स सिखाए जाते हैं कि दूसरों के हकूक का किस तरह ख्याल करना है, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और दूसरों की प्रायोरिटीज क्या हैं ड्राइव करते वक्त। तो इन चीज़ों के से जब बंदा प्रोसेस से गुजरता है तो फिर उसको बिल्कुल पता होता है कि मैंने ड्राइविंग किस तरीके से करनी है। अगर रोड पे कोई बंदा आपके सामने आ गया है तो आपने गाड़ी को ब्रेक लगानी है, ना कि उसको हार्न देना है। अच्छा, यही जरा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा यहाँ मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ा अहम सवाल जो सबके जहनों में होता है और हम पूछना चाहते हैं, कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि चेंज ट्रिकल डाउन करता है, यानी ऊपर अगर चेंज होगा, अगर हुकूमत की तरफ से कवानीन को नाफिज किया जाएगा और इम्प्लीमेंट कराया जाएगा तो लोग फिर एक लाइन में यानी तरीके से काम करेंगे। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई आप अपने आप को सुधार लें तो फिर सारा मुआशरा ही सुधर जाएगा। आपका तजर्बा यूएई में और जो आप बता रहे हैं तजर्बा, इस बात को लेकर आगे बढ़े, आप क्या समझते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि तब्दीली हमेशा ऊपर से आती है। यहाँ के हुक्मरान और यहाँ के लोकल लोग कानून की बहुत ज्यादा पाबंदी करते हैं। अगर एक आप बैंक के काउंटर पे या किसी जगह पे क्यू में लगे हुए हैं तो अगर कोई लोकल आया है तो उसने आके अपनी बारी पे आके खड़ा होना। ये नहीं है कि वो सुपरसीड करके जो है ओवरटेक करके आगे जाके अपना काम करा लेगा। अगर बैंकों में टोकन सिस्टम चल रहा है तो हर बंदा अपनी बारी का इंतजार करेगा, अपनी बारी पे काउंटर पे जाएगा, चाहे वो यहाँ का शेख है और चाहे वो खारजी है। और एक और उन्होंने काम किया है, कुछ प्रायोरिटी डेस्क बनाए हैं। वहाँ पे क्या है कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा पे करें और उस लाइन में भी कोई पाबंदी नहीं है, लोकल है या कोई खारजी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अफगानी है, जो भी है वो थोड़ी सी फीस ज़्यादा पे करके उसमें शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने हर किसी के लिए कानून जो है वो बराबर रखा, यानी कानून सबके लिए बराबर, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, पैसे वाला हो, कोई ना यानी पैसे जिसके पास ना हो, सबको एक कवायद ज़वाबित के तहत चलना है। एक और चीज बता दें बस, पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए? देखें, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये ग्रीन पासपोर्ट की वजह से हम पूरी दुनिया में घूमते हैं और इसी की हमें लाज रखनी चाहिए। और हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं उनके दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं। सही। और मैं समझता हूँ और ये राइट है, पाकिस्तान का हम पे फर्ज है, जिसने हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, हम वहाँ पे हमने जन्म लिया, बिल्कुल कि अपने मुल्क को वापस करें कोई जब आप इस पोजीशन में आ गए। सही कह रहे हैं। जब पाकिस्तान मकबूल अहमद साहब, बिल्कुल आपकी बात सामने आ गई, आपके जज्बात और तासुरात अपने मुल्क के लिए, और बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन में वक्त दिया। यहाँ एक ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर राइज एंड शाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसमें सबसे पहले तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और वो जो एक मदारिस से मुताल्लिक उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि बिल जब पास भी हो गया तो दस्तखत क्यों नहीं हुए। तो ये एक चैलेंज हुकूमत के लिए बन गया है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि अफ़हाम व तफ़हीम से मामला हल कर लिया जाए। दूसरा फ्रंट हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन है। बहुत से बयानात ऐसे भी आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरफ से, जैसे वज़ीर दिफा की ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई पर पहले मुआज़रत करें। तो ये एक ऐसी कंडीशन रख दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह है कि वो 9 मई वो कहते हैं कि उन्होंने उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो एक डेडलॉक की सूरत हाल है। अब जमहूरियत में डेडलॉक की सूरत हाल कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होती है। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत इस सूरत हाल से कैसे निकलेगी और कैसे मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ गामजन करेगी, मईशत को किस तरह संभालेगी, ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मायजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मायजा साहिबा बहुत शुक्रिया, आप माया साहिबा हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगी। तो ये सारे हालात वाक़यात के तनाजुर में कहा यह जा रहा है कि सियासी टर्मोइल, सियासी जो गहमा गहमी है, सियासी जो एक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये किस तरफ लीड करेगा और इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें कहाँ खड़ी होंगी। MQM की तरफ से भी बयानात आते हैं इस किस्म के कि उनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जो कि हमेशा हुकूमत का साथ दिया जब से हुकूमत बनी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके बाद जो हुकूमत बनी है इसको चलना चाहिए और टेन्योर पूरा करना चाहिए। और जब एक सिस्टम चलता रहेगा तो चलते हुए सिस्टम में ही आप इसको रिफाइन कर सकते हैं, इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में होता ये रहा ओवर द ईयर्स के सिस्टम चला नहीं है, तो जब वो चला नहीं तो वो रिफाइन भी नहीं होता गया। तो ये सारे चैलेंजेस हैं सियासी लीडर्स के लिए कि इन चैलेंजेस से कैसे नबरदाज़मा होते हैं और कैसे वो मुज़ाकरात का माहौल, बातचीत का माहौल बनाते हैं। मायजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मायजा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी हिकमत अमली और कैसे आप नून लीग से बात होगी ये सब तो हम करेंगे ही, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर और आपकी ऑब्जर्वेशन भी ज़ाहिर रही है, आप एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हैं। यानी हुकूमत तो हम हुकूमत तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी तो ऑपोजिशन और हुकूमत से ही चलती है। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं अगर वो आम दोस्त नहीं है, ऑपोजिशन उस पर तनकीद करती है। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये बन गई है कि सियासी एग्जिस्टेंस का, सियासी बका के मसले बन गए हैं। यानी ऑपोजिशन चाह रही है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, हुकूमत चाह रही है कि ऑपोजिशन नाम की कोई चीज़ ना रहे। तो इस माहौल में आप जैसे सियासी वर्कर्स क्या रास्ता तलाश कर सकते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी पार्टी है और पिछले 15 साल 20 साल से जो सियासत का तर्ज अमल है उसमें जो है पीपल्स पार्टी जो हो या PMLN हो, उन्होंने हमेशा बातचीत का जो है वो बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की है। क्योंकि अगर जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी तो पार्टीज एग्जिस्ट करेंगी, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI का तर्ज अमल जो है, जो बात करते हैं और जो उनकी एक्शंस हैं वो जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। जो है एहतजाज करते हैं बाहर सड़कों पे, जो है एहतजाज तो चले अलाउड है जमहूरियत में, लेकिन ये इस तरह का एहतजाज जहाँ तोड़ फोड़ हो, टेररिज्म हो, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। वो भी ऐसे टाइम पे जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, बिजनेसेस की जो है हालात बेहतर हो रहे हैं, तो उस वक्त जो है मुल्क को तोड़ फोड़ का काम करना या मुल्क में जो है इंटरप्शन जो है इस तरह की जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मुल्क को बदनाम करने वाली बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब ये रियलाइज कर लेंगे कि सिर्फ बातचीत से ही, निगोशिएशन से ही ऑपोजिशन और गवर्नमेंट चल सकती है, और कोई ऐसी जो ख्वाब देखे जा रहे हैं कि जो है हुकूमत चली जाएगी या ऑपोजिशन चली जाएगी, मैं नहीं समझती कि ये कोई टैंजिबल बात है। बात यह है कि अगर आपने रियलिस्टिकली या आपने प्रैक्टिकली एज अ पॉलिटिकल वर्कर जो मैंने देखा है कि बातचीत से ही, टेबल पे बैठ के ही जो है गिव एंड टेक करके ही जो है मामला चलते हैं, और हर चीज हर जगह ऐसे होता है। लेकिन तो अगर ये रियलाइज कर ले तो शायद जो है बात आगे बढ़ना शुरू हो जाए। जी मैं समझ, लेकिन देखिए मसला ये है ना कि हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है अगर कोई बातचीत का माहौल बनाना। अब आपने खुद ही जिस तरीके से डिफाइन किया ऑपोजिशन की सियासत को, आपने टेररिज्म भी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया, आपने जलाओ घेराव का लफ्ज भी, तो यही एक्सट्रीम बयानात एक दूसरे के लिए दिए जा रहे हैं। तो ऐसे बयानात को लेकर तो माहौल नहीं बनेगा बहरहाल मुज़ाकरात का। तो इस टेम्परेचर को कैसे? हाँ जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट किया। देखिए बात यह है कि जिस तरह के बयानात PTI देती आ रही है पहले भी और अब भी,
जो है वो बयानात जो है ऐसे सख्त किस्म के होते हैं और बदनाम मतलब अजीब जो असेंबली के जो तरीका है या मतलब डिकोरम है उसको ख़राब करते हैं। और वो अगर इस तरह के पर्सनल अटैक्स करेंगे या गलत बात झूठ बोलेंगे तो उनको उनकी कॉन्ट्रडिक्शन जो है और यहाँ लोगों को उसको उनकी हुकूमत को उसकी सफाई देना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं नहीं समझती कि अगर पीटीआई जो है वो पहले हुकूमत में भी ऐसी थी, हुकूमत में भी जो है वो अग्रेसिव थी, हुकूमत में भी वो जो है नेम कॉलिंग करती थी असेंबली में, हुकूमत में भी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाती थी पीएमएलएन को। तो ये चीज़ें अगर वो ना करते और अब भी ना करें और पार्लियामान में आके पार्लियामान के डिकोरम को देखते हुए उसको सामने रखते हुए टेबल पे आके बातचीत करें तो ये मामला दिनों में हल हो सकते हैं। लेकिन असल में ये है कि एग्रेशन है, गुस्सा है और तोड़ फोड़ की जो सियासत है वो इनहेरेंट हो गई है और सिखाया ये जा रहा है कि यही जो है रास्ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो मुल्क को तोड़ना या मुल्क को जो है वो मैं साहबा क्योंकि हुकूमत आपकी है और जैसे अदम बर्दाश्त का एक माहौल सा बन गया है, आप ये समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून अब हालात तो वाकयात ऐसे बने हैं कि आप हुकूमत में आपकी जिम्मेदारी है तो आप एक बड़ी सियासी कॉस्ट पे कर रहे हैं इसकी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आपका साथ तो दे रही है लेकिन जो बैगेज है सारा, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाए या दीगर बुनियादी हुकूक की बात की जाए तो देखें आइडियल तो नहीं है ये इस डेमोक्रेसी को अगर कहा जाए। तो आप जो कॉस्ट पे कर रहे हैं सियासी उसका अंदाजा आपको यकीनन होगा, ऑन ग्राउंड सूरत हाल वो पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग नून की आपको नजर आ रही है अगर मैं आपसे पूछूं एज एन ऑब्जर्वर? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनकी प्रायोरिटी हमेशा रही कि मुल्क की जो इकोनॉमी है या मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पहले बेहतर किया जाए और फिर सियासत की जाए। तो वो काम जो है जो पीटीआई छोड़ के गई थी, जो हालात छोड़ के गई थी, उसमें हमारी जो पीएमएलएन की बेसिकली प्रायोरिटी है वो यही है कि मुल्क को पहले जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, जो तोड़ फोड़ हुई है, जो नुकसान हुआ है मुल्क का उसको जो है वापस जो है टेक ऑफ पोजीशन में लेके आया जाए। तब जो है वो हमारी जो है सियासी कॉस्ट, अगर एट द कॉस्ट ये भी हो रहा है तो आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मुल्क का सोचे पहले। उसके बाद जो है सियासी कॉस्ट मैं समझती हूँ कोई भी नहीं पे करता जब आप मुल्क में डिलीवर करते हैं, आवाम को डिलीवर करते हैं, आवाम को वो सहूलियात देते हैं जो उससे वो उनको पहले नहीं मिल रही थी, तो उससे जो है आपका वैसे ही जो है वो ग्राफ ऊपर जाता है। तो मैं नहीं समझती कि ऊंचे बोल बोलना या बड़े क्लेम करना और शोर शराबा करने से जो है टॉल क्लेम्स करने से सियासत होती है। सियासत तभी होती है कि आप जो है अपना जो आपने वादा किया है अपनी आवाम के साथ उसको आप डिलीवर करें। अभी आप अच्छा, क्योंकि मैं लिबर्टी इसलिए ले रहा हूँ माया साहबा, एक मिनट जी, पंजाब जो है सबसे ज्यादा खुशहाल सूबा है। आप बाकी सूबों को भी कंपेयर करके देखें, क्यों ये है कि पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, इकोनॉमी भी बेहतर है, उनके वजीर आला प्रोजेक्ट्स भी, जो पंजाब की वजीर आला है वो प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रही हैं। वो मुझे तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर या एज एन ऑब्जर्वर नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई केपी के में कर रही हो या बाकी पार्टीज कर रही हो। मुझे लगता है कि जो खातिर खा इम्प्रूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है या इकोनॉमी बेहतर हो रही है या लोगों को सहूलियात मिल रही हैं वो तो पंजाब में मिल रही है। तो मैं ये नहीं समझती कि सूबाइयत की बात करनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सूबों में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और जो पार्टी डिलीवर करे उसको वोट मिले। जी, आप वैसे खुशहाली की बात कर रही हैं पंजाब में, अब आवाम की खुशहाली तो आवाम बताएंगे और बड़ी मुतज़ाद इसमें आ रहा है, लेकिन खुशहाली बहरहाल पंजाब असम्बली में वुज़रा की MPs की हो गई है। ऑस्टेरिटी राइट्स की तो आप बात करते हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं तनख्वाहों में 400 गुना तक इजाफा आपने कर दिया है। 8-8 लाख तनख्वाहें जो 1.5 लाख पर थे, 2 लाख पर थे, उनकी 8-8 लाख हो गई हैं। तो ये परसेप्शन आप समझ रही हैं सही जाएगा आवाम तक इस वक्त जब लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं? देखिए मैं एक ऑनेस्टली बात करती हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एक पार्लियामान में भी रही हूँ काफी अर्सा। मैं ये समझती हूँ कि जो 1 लाख तनख्वाह थी या 70,000 तनख्वाह थी उसमें किसी का भी गुजारा नहीं होता।
तो MPs का भी हक बनता है, वो अवामी नुमाइंदे, उन्होंने जो है सर्विस देनी होती है आवाम को। उन्होंने लेकिन देखे ना, स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से 9,50,000 रुपए हो गई है, यानी एग्जॉर्बिटेंट है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चीजें हैं ये तभी होती हैं, आपकी जो है वो तनख्वाहें तभी भरती हैं अवाम, अगर अवाम भी जो है उसको प्रोजेक्ट तभी मिलते हैं जब ओवरऑल सूबे की जो है रेवेन्यू रेट जो हो रहा है या उनका बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इसीलिए ये चल रही है। अगर इसके बजाय अगर KPK में देखा जाए तो अगर वर्कर्स को इसलिए पैसे दिए जा रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आए और धरना दें, वो काम अगर ना हो तो शायद जो है आम आवाम को भी फायदा हो और उनके पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं उनको भी फायदा हो। तो ये ओवरऑल जो है एक अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो मैं नहीं समझती कि ये एक अच्छा साइन है कि PMLN पंजाब में जो है हर किसी को केटर कर रही है जी। और आप KPK में देखें जाके देखें, थर्ड टर्म है लेकिन कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो भी हालात हैं उसमें जो है हमें चाहिए कि हम आवाम के भी हालात बेहतर करें और पार्लियामान के भी हालात बेहतर करें। ये ना हो कि जो तनख्वाहें हैं वो 70,000 हो और उससे जो है करप्शन ज्यादा हो, अफसरान को भी जो है इतना ज्यादा इतनी पेमेंट इतनी तनख्वाह देनी चाहिए कि वो जो है इस तरह के करप्शन करके जो है किस्म की जो है पैसे ना ले और अपनी तनख्वाह में जो है वो खातिर खा अपना जो है घर को और फैमिली को सपोर्ट कर सके। नहीं, आप ये सही कह रही हैं कि देखें 70,000 में तो क्या कैसे गुजारा होगा, लेकिन देखें इजाफा भी एक तरीके से होता है ना। अब आप 5-5, 6-6 लाख रुपए इजाफा एक तनख्वाह में कर देंगे तो वो जो हम सादगी की बात कर रहे थे ना कि सादगी अपनाई जाएगी, फिर अवाम के हालात नहीं बदले ना अभी तक। अच्छा, आपने धरना सियासत की बात की, तो ये बताएं कि आने वाले वक्त में ये धरने का चैप्टर क्लोज हो गया। अब मुस्लिम लीग नून को हम किसी भी वक्त कभी अगर ऑपोजिशन में आप आएंगे तो धरने की तरफ आप नहीं जाएंगे, कोई लॉन्ग मार्च, कोई रैली इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा? देखिए, PMLN कब धरना किया उन्होंने, कब उन्होंने जो है कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हाथ में लिया जिस तरह PTI ने लिया? जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त धरना डी चौक में किसने किया था? किसने चाइना के प्रेसिडेंट को जो है उनका विजिट कैंसिल किया था? तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो एक धरना सियासत की एक आइडियोलॉजी बन गई है PTI की, ये उनको खत्म करनी पड़ेगी, उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम पार्लियामान में भी, या तो वो पार्लियामान में ना हो तो आप जब पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं तो आप जमहूरियत का हिस्सा बनते हैं, आप जमहूरियत का हिस्सा बनते हैं तो आपको रियलाइज करना चाहिए कि बातचीत से या निगोशिएशन से जो है मसाइल हल होते हैं, धरनों से नहीं होते। और PMLN ने कभी इस तरह का धरना नहीं दिया कि जो है वो डी चौक में डिसरप्शन हो, मुल्क को जो है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़े। तो ये चीजें जो है वो PMLN की में नहीं है। हाँ, एहतजाज हम करते रहेंगे अगर हमारे साथ ज्यादती होगी, जिस तरह PMLN के साथ ज्यादती हुई थी, नैब के केसेस भी झीले, हमारे लीडरान ने जो है वो जेलें भी काटी। बस तो ये चीजें जो हैं जाते जाते माया साहिबा ये मतलब नहीं है कि आप जो है मुल्क को डिसरप्ट बस जाते जाते ये बता दीजिए माया साहिबा कि डेमोक्रेसी के जो बुनियादी जुज्व हैं, आप समझ रही हैं कि सूबाई हुकूमत फॉलो कर रही है उनको, और आने वाले वक्त में इसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है अगले इलेक्शन जब होंगे, अवाम जब अपनी राय देंगे? देखिए, अभी तो काफी अर्सा है इलेक्शन में, तो मैं ये समझती हूँ कि जमहूरी जो नॉर्म्स हैं उसमें डिलीवरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुल्क में कोई भी पार्टी डिलीवर देगी, लोगों को रिलीफ देगी, वो अगले इलेक्शन में जीतेगी। और इस वक्त मुझे यही लग रहा है कि PMLN जो है वो आगे है। चले, बहुत शुक्रिया मायजा हमीद, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ थी। वो पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है हुकूमत और अगले इलेक्शन भी PMLN जीतेगी, अवाम को रिलीफ मिल रहा है। अब ये जो दावे किए जा रहे हैं तो आप ही बेस्ट जज हैं अवाम कि क्या ये दावे दुरुस्त है या गलत है। हमारा काम सिर्फ सवाल उठाना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ मेहमान परिंदों की बात करते हैं। मौसम सरमा की अंगड़ाई के साथ ही मेहमान परिंदों की सिंध में आमद बढ़ गई है। ठट्ठा, सजावत, सांगड़ की आबी गुजरगाहों पर रंग बरंगे परिंदों से कुदरती हुस्न दुबाला हो गया है। कींझर, मंचर और दीगर झीलें मेहमान परिंदों का मस्कन बन गई हैं। रंग बरंगे, अच्छा ये हमारी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं ना, मेहमान परिंदे आ रहे हैं। अच्छा, रंग बिखर गए हर तरफ और इनकी चहकार जो परिंदों की होती है आवाजें समातों में रस घोल देती हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है मेहमान परिंदों से मुतालिक, वो देखिए। सर्दी
सर्दी आते ही मेहमान परिंदों ने सिंध की झीलों में डेरे डाल दिए। ठट्टा सजावल सांगड़ की आबी गुजरगाहों पर रंग बिरंगे परिंदों से कुदरती हुस्न दुबाला हो गया। केंजर, मंझर, हालेजी झीलें मेहमान आबी परिंदों का मस्कन बन गयीं। वस्ती एशिया मुमालिक से सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर मेहमान परिंदे पाकिस्तान का रुख करते हैं। और ये सिलसिला फरवरी तक जारी रहता है। महकमे तहफ्फुज़ जंगली हयात सिंध के डिप्टी कंजर्वेटर मुमताज सोमरो का कहना है, मेहमान परिंदों का गैर कानूनी शिकार रोकने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को चैलेंजेस बिल्कुल दरकार हैं। वाइल्ड लाइफ को चैलेंजेस वो टीमें जो हमारी रूटीन में काम करती हैं उससे ज़्यादा हमने अपने पेट्रोलिंग और गश्त मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पर जहाँ पर ये परिंदे आकर अपना पड़ाव डालते हैं वहाँ पर हमारी मुख्तलिफ टीमें वाइल्ड लाइफ की गश्त कर रही हैं। मेहमान परिंदों की परवाज से आसमान पर कौसो कज़ा के मनाजिर दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता साल हिजरत करके आने वाले परिंदों की तादाद 6 लाख रिकॉर्ड की गई थी। अदादो शुमार के मुताबिक 100 से ज़ायद इक़साम के मेहमान परिंदे पाकिस्तान का रुख करते हैं। ये जबरदस्त रिफ्रेशिंग पैकेज आपने देखा। एक ब्रेक लेनी हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब महंगाई की बात करते हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है और फूड इन्फ्लेशन की अगर हम खास तौर पर बात करें तो लोगों का सब्जी खाना, बुनियादी ज़रूरियात अपनी पूरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कराची की मार्केट्स में सब्जियों के नर्ख डबल ट्रिपल सेंचुरीज क्रॉस कर चुके हैं। शहरी ये कहते हैं कि सब्जियां इतनी महंगी मिल रही हैं कि उनकी तो खरीदने की सकत ही बाकी नहीं बची है और कहाँ जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई और अभी भी हमने आपको फिगर बताया कि 4-5% पर आ गई। कौन सी महंगाई है ये जो 4-5% पे आ गई जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों तक, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है? तो सब्जियों के रेट्स क्या हैं, कितना लोग तंग हैं, एक पैकेज हमने तैयार किया है, वो देखिए। कराची में टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा, सब्जियां महंगी, हुकूमती मशीनरी बेबस। शहर में सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। दुकानदार मनमानी कर रहे हैं जबकि कीमतें कंट्रोल करने की हुकूमती मशीनरी बेबस नजर आती है। कराची में टमाटर 180 से 250 रुपए, प्याज 180 रुपए, आलू 140, अदरक 700, लहसुन 600, भिंडी 300 और मटर 320 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि सर्द इलाकों में सब्जी सीजन खत्म होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने आने वाले दिनों में सब्जी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। मिडिल क्लास को महंगाई कैसे मुतासिर कर रही है, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो क्या आप जानते हैं कि आप अपने खाने पीने पर अपनी तनख्वाह का कितना फीसद खर्च कर रहे हैं? अगर आपका घराना 5 अफराद पर मुश्तमिल है और आप सिर्फ अंडा, ब्रेड और चाय का नाश्ता करते हैं तो ये 360 रुपए पर डे का पड़ेगा। इसी तरह अगर बात लंच यानी दोपहर के खाने की करें और अगर आप सिर्फ सब्जी खाते हैं तो भी ये खर्चा 400 रुपए तक हो जाता है। इसी तरह डिनर में 5 दिन सब्जी और दाल और 2 दिन गोश्त का हिसाब लगाया जाए तो ये औसतन 550 रुपए हो जाएगा। इस हिसाब से आपका नाश्ता, लंच और डिनर कुल खर्चा 35,300 बनता है, जो कि आपकी तनख्वाह का 35% है। इसमें घर का किराया, बिजली गैस के बिल, बच्चों की फीस और दीगर खर्चे शामिल नहीं। एक तरफ तो महंगाई कम होने का हुकूमती दावा तो दूसरी तरफ अवाम की महंगाई बढ़ने की दुहाइयाँ। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इस मसले का मुनासिब हल तलाश किया जाए ताकि गरीब अवाम कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आसानी से खा सकें। जी, तो ये रेट्स भी हमारे पास हैं और 365 पर आप देख सकते हैं जो फॉलो करते हैं हमें। हम आज के भाव के, ये देखिए आप आज का सरकारी भाव बताते हैं। कल के ये रेट्स आपको हम बता रहे हैं। आलू 88 रुपए फी किलो, प्याज 135 रुपए, टमाटर 145 रुपए, साग 50 रुपए, अंडे फी दर्जन 224 और गोश्त मुर्गी का 432। अच्छा, ये रेट्स भी ऐसे हैं कि यहाँ भी वेरी करता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स हैं, 50-60 रुपए
ज़्यादा लिए जा रही हैं। तो सरकारी रेट है और सरकारी रेट पर आपको पता है कि अमल दरामद नहीं होता है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी ऐसे मामलात नहीं हैं और उन पर अमल दरामद भी नहीं होता है। शकील अहमद बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल से हमें ये ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कंज्यूमर परेशान है, बेबस हैं, शकील साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लग रहा है कि आपकी जो काउंसिल है वो भी बेबस दिखाई देती है, क्योंकि लोगों का अपने बुनियादी जो ये मामलात हैं, सब्जी खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या वजह आपने देखी है, सब्जियों के रेट इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मजीद भी कहा जा रहा है और भी बढ़ेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल आप के जो पैकेज था मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूं कि रिटेल की सतह पर यही सूरत हाल है जो आपके पैकेज में बताई गई है। बस मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूं इस बात पे कि 1 लाख रुपए की सैलरी वाले को आपने उठाया है, यहाँ पर जो 25,000 रुपए 30,000 रुपए कमाता है, जरा उसकी रुदात सुनिए। वो सोचे कि 1 घंटा भी नहीं खरीद पा रहा है इस वक्त जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात ये है कि ये पिछले 1 वीक से ये मामला जब ज्यादा बढ़े हैं तो इनसे जब भी हम रिटेल की सतह पर बात करें तो ये एक ही बात हमसे करते हैं कि पीछे से महंगा मिलता है, पीछे से महंगा मिलता है। तो हमने क्या किया कि डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, उनको हमने कहा कि जनाब ये पीछे से महंगा मिलता है, आप आगे वालों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आप आगे वालों को कह रहे हैं कि पे कंट्रोल करें, तो आप पीछे क्यों नहीं कंट्रोल करते? तो उन्होंने कहा जी एक काम करते हैं, हम आपको विटनेस बनाते हैं, आप हमारे साथ पीछे चले। तो मैं आपको बड़ी सरप्राइज बात बताने लगा हूं कि वहां पर बैंगन जो था 20 रुपए किलो बिक रहा था, और ये मैं माशाखोर की बात कर रहा हूं, मैं बोली की बात नहीं कर रहा। उधर जो खीरा था जो शहर में 60 रुपए किलो था, वहां पर 15 रुपए किलो बिक रहा था। जो शहर में जो प्याज था वो 130 रुपए किलो बिक रहा। जी आप बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये इसका मतलब ये है कि ये जो दुकानदार है ये इंतहाई नाजायज मुनाफाखोर है, ये ज्यादती करता है। ये सिर्फ हमसे नाजायज मुनाफा नहीं लेता बल्कि तोल में भी गड़बड़ करता है। इनके कई तराजू चेक करवाए, जब हमने वेट और मेजरमेंट से यकीन करें इनके तराजू भी ठीक नहीं निकलते। लेकिन अफसोस के साथ कि गवर्नमेंट के वो महकमे जिनको चाहिए कि वो इनको कंट्रोल्ड करें, जो इनके ऊपर काबू पाए, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी एक तब्दीली हुई है कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस ने अपने एडी हर डिस्ट्रिक्ट में नॉमिनेट किए हैं ताकि कमिश्नर कराची का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो रोजाना की बुनियाद पर मार्केट में विजिट नहीं कर पा रहा था। तो फिर इन्होंने इनको कहा कि एक्ट 2023 के तहत ये इस चीज को जाकर इंश्योर करे, लेकिन अभी तक इसका खतर ख्वाह सार्फिन को कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर बचत बाजारों की बात करें, थोड़ा सा सिर्फ अगर हमें बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को तो वो सिर्फ और सिर्फ बचत बाजारों में भी लोगों की ज़ाहिर एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना। ऐसे ये तो गली मोहल्ले की जो मार्केट्स हैं वहां पर जो ठेले पर लोग दे रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। आप हमारे साथ ही रहिए शकील साहब। अफजल खान साहब ने ज्वाइन किया, मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये लोग जिस परेशानी का शिकार हैं आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सप्लाई चेन का मसला है, आड़ती का मसला है, मिडिल मैन का मसला है, रिटेलर्स का है। आखिर है क्या कि हर गुजरते दिन के साथ प्राइस बढ़ती जा रही है। आज आप जाएं कोई चीज लेने 150 रुपए फी किलो, कल आप जाएं 200 रुपए हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने फरमाया है, मेरी नजर में ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये कोई आड़ती का मसला नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये ऑक्शन बेस है। और आपने कहा ब्यूरो ऑफ सप्लाई तो एक बिल्कुल अनकम्पिटेंसी और एक नॉन फंक्शनल जो है ना इंस्टीट्यूट है। उनकी तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल उससे डीप एंड स्लीप है। रह गई बात शहर में, अगर शहर में कोई जो है ओवर चार्जिंग करता है तो उसमें हमारा डोमेन नहीं है। आज जो है ना मार्केट में प्याज आप जाके थोक में देखें तो 100 रुपए जो है ना आपको पर केजी उसकी कास्टिंग है। इसी तरह जो है ना अगर आलू का आप देखें तो 60-65 रुपए, 2400 रुपए, 2500 रुपए मन बिक रहे। तो आप उससे जो है ना दूसरा जो फ्रेश आलू है वो बिक रहा है 4000 रुपए का और 2500 रुपए का बिक रहा है स्टोर का। तो आप देखें तो आलू भी 80, 88, 85, 70 रुपए वेरी करता है। अब इसी तरह आपने अभी फरमाया बैंगन मंडी में 20 रुपए है और शहर में वो 60 रुपए है। तो भाई ये जो पैराशेबल आइटम है इसको यहाँ पे, दूसरी बात ये है कि जो पैराशेबल बेचने वाले लोग हैं वो भी जो है ना दीगर चीजों के कंज्यूमर हैं। अब उस चीज पे तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज चावल बिकता है 350 का, सुबह होता है 400 रुपए का।
जबकि वो कोई पैराशेबल भी नहीं है और इंडस्ट्रियल आइटम भी नहीं है। उसका एक फिक्सेशन होती है और वो 2-3 महीने 4 महीने तक सेम प्राइस में चलता है। उसको कौन चेक करेगा भाई? अच्छा, एक चीज ये जरा वाज़ेह तौर पर दोबारा बताइएगा, आलू, प्याज और टमाटर का जो आपने बताया, तो वहां से मार्केट जब ये रेट खुलता है तो यानी कितने रुपए पर केजी ये खुलता है? फर्ज करें अभी 150 रुपए चल रहा है, 188। मेरी बात सुना, ये ऑक्शन बेस्ड प्राइस है। एक चीज ऑक्शन होती है वो 100 रुपए मार्केट में, ठीक है। आप उसके ऊपर जो है ना उसकी वेस्टेज, चूंकि पैराशेबल में वेस्टेज होती है लाजमी, ये इंटरनेशनल रूल है। इसके अलावा जो है ना लेबर चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, और रिटेलर का जो उसका प्रॉफिट है वो तकरीबन 100 रुपए के ऊपर 30 रुपए आप डाल दें तो 130, 135 रुपए का, 125 रुपए का वो शहर में बिकना चाहिए। यानी जो भी रेट खुले, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी रेट खुले उसमें 40 रुपए ऐड कर लें आप उसमें? 40 रुपए नहीं, उसमें जो है ना 20-21% जो है ना लगता है ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेज और प्रॉफिट। तो वो अगर 100 रुपए की चीज है तो 120 रुपए की, 125 रुपए की बिकनी चाहिए शहर में, और वो बिक रही है 200 रुपए, वहां पे बिकती है 160 की। तो उसका जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी कमिश्नर है। वो होलसेलर या ट्रेडर या आड़ती उसका जिम्मेवार नहीं है, उसकी जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है जिसने। यानी ये सारा आप ये कह रहे हैं कि रिटेलर्स, ये सारा रिटेलर्स का कार्टेल होता है, रिटेलर्स एब्सोल्यूट आई एग्री विद यू। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शकील साहब, ये तो देखिए, ये आप भी वही बात कर रहे हैं और अफजल खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि रिटेलर्स के पास ये ज्यादा मार्जिन जाता है। तो मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, चूंकि अफजल साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। लेकिन एक चीज अर्ज कर दूं कि पहले इनके प्रॉफिट होते थे 2 रुपए 3 रुपए, इनको बकायदा एक सिस्टम में लेकर आए कि ताकि ये हमेशा रोते थे कि जनाब हमारा प्रॉफिट बड़ा कम है। अब आप मुझे बताएं, इस वक्त जो बिजनेस में चल रहा है 5%, 6% का बिजनेस चल रहा है, उसके बावजूद इनको 12% प्रॉफिट दिया गया है, 6% उधर माशाखोर को दिया गया है, जिसको ट्रेडर्स कहते हैं उसको दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पेट नहीं भरते, इनकी नाजायज मुनाफाखोरी नहीं रुकती। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कमिश्नर एक मर्तबा, जब अगर कोविड में बेहतरीन कंट्रोल्ड हो सकता है, तो एक मर्तबा सही मानों में, अब लफ्ज तो बुरा है लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा नहीं, लेकिन शकील साहब ये भी बताइए, देखिए एक होती है इनकॉम्पिटेंस, एक होती है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, लोगों को आप नहीं भेज सकते, मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। एक होती है मिली भगत, नेक्सस होता है, कार्टेलाइजेशन। तो क्या इसमें वैसे बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की कमी है इनके पास? आप मुझे बताएं ना, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो एक सब डिवीजन का होता है, उस सब डिवीजन के अंदर उसके पास 10 काम और भी होते हैं, साथ ही उसको प्राइस दी है। इसी वजह से अभी जिसका हमने एक इदारे का नाम दिया ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस, जिसको अफजल साहब भी कह रहे थे, बेसिकली नो डाउट कि अगर ये सही मानो एफिशिएंट डिपार्टमेंट बन जाए, इफेक्टिव डिपार्टमेंट बन जाए, तो ये कम से कम मजिस्ट्रेट की बड़ी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि ये थोड़े से अपने इनके मामला ठीक नहीं होके दे रहे, ये अवाम को क्या फैसिलिटेट करेंगे, कंज्यूमर तो अफजल साहब कैसे फिर मामला ठीक होंगे इनके? अपने मामला कैसे ठीक? जी अपने मामला कैसे ठीक होंगे? फिर तो यही होगा कि अगर एक चीज ये है कि जी लेकिन मैं इधर एक थोड़ी सी वो करूंगा कि जैसे ही अभी इनके चूंकि डीजी नहीं थे इस डिपार्टमेंट में, अभी जब डीजी आया है तो मुझे एक चीज की जो देखे, किसी के अंदर अगर कोई अच्छाई होती है उसको हमें बताना भी चाहिए। इन्होंने अभी फौरी तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एडी को नॉमिनेट किया है, उसके नीचे 3-3 इंस्पेक्टर लगाए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके से प्राइस कंट्रोल की जाए, क्योंकि ये जितना नाजायज मुनाफा है, यकीन करें मैं आपको श्योर करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल की सतह आप अपने इदारे यानी उसके प्लेटफॉर्म पर आप कैसे कंज्यूमर को कैसे फैसिलिटेट करते हैं? यानी अब देखें, आप कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल है आपकी, कंज्यूमर कहाँ कंप्लेन करें? जी हमारे पास एक तो आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं नंबर देता हूँ, 1299 नंबर है, 1299 हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे कंप्लेन कीजिए, बगैर पैसे के आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी जाती है। आप जहां से बात कर रहे हैं, चाहे वो दूध वाला हो, गोश्त वाला हो, सब्जी वाला हो, आटे वाला हो, कोई भी हो, आप उसकी कंप्लेन करवाइए। हमें इस बात का भी अफसोस होता है कि बहुत कम कंप्लेंट्स हमारे तक पहुंचती है वहां तक कमिश्नर हाउस में। अगर यहाँ पर कंप्लेन हाउस में, चूंकि हम खुद भी जाते हैं वहां पर बैठते हैं, इसके अलावा आप अगर चाहें तो crpc.pk के नाम से पेज है, आप उस पे अगर इजी आपके लिए तो वहां पर कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए
व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें शिकायत जी, आप जी, जी, फौरी जी। तौर पे कोशिश शिकायत कर उसको, सकते हैं, बिल्कुल। रिजॉल्व आप करवाएं। एक जिम्मेदार शहरी होने का भी सबूत आप दीजिए, क्योंकि देखिए महंगाई से तो आप सब परेशान ही है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद बेग साहब, आपने हमें वक्त दिया। और कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के शकील अहमद साहब, उन्होंने नंबर भी दिया है 1299 और CRPC.PK पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जो आवाम से जुड़ा हुआ है और आवाम ये सुनना चाहते हैं कि आखिर मसला क्या है। आज की बहस में ये बात निकलकर सामने आई कि ये रिटेलर्स पर वॉच रखने की जरूरत है। ये प्रॉफिट रिटेलर्स के पास ज्यादा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारने की जरूरत है। आने वाले शोज में भी इस पर हम बात करते रहेंगे और जानने की हम कोशिश करें। एक ब्रेक लेना है हमने यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। शो के आखिरी हिस्से में हम इंटरनेट के मसाइल की बात करेंगे। इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। इसकी वजह से ऑनलाइन काम करने वाले बहुत परेशानी का शिकार हैं। खासतौर पे फूड डिलीवरी करने वाले कहते हैं कि हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है, रोज़गार कुछ लोगों का छूट गया है। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मईशत को भी इससे जो नुकसानात हो रहे हैं वो सबके सामने ही हैं। तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आप देखिए ज़रा, इससे मुताल्लिक़। इंटरनेट की सुस्त रवि और बंदिश आम आदमी की जिंदगी को मुतासर करने के साथ साथ अब मुईशत की जड़ों में भी बैठने लगी है। मुल्क को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। ताहम इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से टेलीकॉम सेक्टर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हमें ऑनलाइन सवारी उठानी होती है, जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम सवारी कैसे उठाएंगे? हम ना व्हाट्सएप चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना कोई चीज़ नहीं चल रही दुनिया की। ऐसा लगता है हम वापस उसी दौर में चले गए, वो बटनों वाले फ़ोन नहीं होते थे, बस उसी पे ज़िंदगी गुजारें आप। IT माहिरीन के मुताबिक रजिस्टर्ड VPN का मकसद ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हर यूजर ये बताएगा कि वो कहां से स्टैटिक ID ले रहा है, फिर PTA उसे इजाजत देकर रजिस्टर्ड करेगा। VPN की रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख फ्रीलांसर्स मुतासिर होंगे और ये वो लोग हैं जो $100 से $200 माहाना कमाते हैं। ये लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि और बंदिश से कारोबारी तबका, फ्रीलांसर्स और IT सेक्टर से वाबस्ता अफराद ही परेशान नहीं, बल्कि इसने आम शहरियों को भी ज़हनी मरीज बना दिया है और इनके रोजमर्रा के काम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग शामिल है। IT माहिरीन के मुताबिक VPN के रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट के मसाइल के बाइस बड़ी IT कंपनियों ने मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। VPN रजिस्टर कराए। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया गया। अच्छा, इसका थोड़ा सा सुन लें आप। इसके मुताबिक इस बिल का मकसद है कि एक मुतारिक डिजिटल मुआशरा, एक मजबूत डिजिटल मईशत और मौसल डिजिटल गवर्नेंस को फरोग देकर पाकिस्तान को एक बाख्तियार मुल्क बनाना है, एक बाख्तियार मुल्क में तब्दील करना है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी इस पर अमल दरामद हो और हम एक मईशत हमारी संभले। अच्छा, कुछ हम याद भी करते हैं अपने कुछ एक्टर्स को, अदाकार, हिदायतकार और राइटर, मुसन्निफ कमाल अहमद रिजवी की नवी बरसी है और उनको हम याद करेंगे, उनको एक ट्रिब्यूट देंगे हम, और यहीं से आपसे इजाज़त लेंगे। देखते हुए जाइए और कल फिर वापस आइए राइज एंड शाइन में। बहुत से टॉपिक्स हैं, फीडबैक अपना देते रहिए। मारूफ अदाकार, हिदायतकार और मुसन्निफ कमाल अहमद रिजवी की नवी बरसी। कमाल अहमद रिजवी ने 70 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा सीरियल अलिफ नून में अल्लन के किरदार से शोहरत हासिल की। इस ड्रामे की मकबूलियत का आलम ये था कि जिस वक्त ये नशर किया जाता उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था और पूरा मुल्क इस ड्रामे को देखा करता था। मैंने जो साइकिलें गई हैं किराए पे, काबिल एतमाद लोग थे, अरे बड़े काबिल लोग थे। एक वो डॉक्टर था, एक प्रोफेसर था। कमाल अहमद रिजवी अच्छे अदाकार और हिदायतकार ही नहीं बल्कि एक कोहना मश्क कलमकार भी थे। कमाल अहमद रिजवी ने अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे दिमाग की नसें फट रही है और मेरे पास ट्रैंक्विलाइजर भी उन्होंने नहीं छोड़ी। कमाल अहमद रिजवी ने थिएटर और टेलीविजन के लिए कई यादगार ड्रामे तहरीर किए, जिनमें मिस्टर शैतान, आधी बात, बुलाकी बदजात, बादशाहत का खात्मा, खोया हुआ आदमी, ख्वाबों के मुसाफिर, साहब बीबी गुलाम और चोर मचाए शोर समेत दीगर शामिल हैं।